नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी की 2022 की परीक्षा को टारगेट में रख के, लक्ष्य में रख के, ध्यान में रख के एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट की जो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, ये आपकी परीक्षा तक लगातार चलता रहेगा। और इस प्रैक्टिस सेट में हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी के अति संभावित 25 प्रश्नों को प्रत्येक टेस्ट में किया करेंगे। आज टेस्ट नंबर 1 है, इसके बाद अगला टेस्ट नंबर 2, 3, 4 ऐसे करके आपकी 2022 की टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षा तक ये इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। और अगर आप हमारे साथ में इस प्रैक्टिस सेट को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सफल होकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। तो आइए इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। देख लें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। पहला प्रश्न क्या है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। और विकल्प ए है लॉर्ड ब्राइस, बी है हरमन फाइनर, सी है ऑस्टिन और डी है हेरोल्ड लास्की। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ग्रंथ जो है ये किसने लिखा, हेरोल्ड लास्की ने लिखा। इसके लेखक हैं हेरोल्ड लास्की। ये ग्रंथ हेरोल्ड लास्की का है और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न देख लें हम, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी क्या है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा है और आपसे पूछा गया है ये किसने कहा है। किसने कहा है, क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अर्थात किसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य को माना है। ये किसने कहा। विकल्प है ए लीकॉक, बी है गिलक्राइस्ट, सी है गार्नर और डी है लास्की। तो वास्तव में ये परिभाषा राजनीति विज्ञान की जो है वो गार्नर की है। गार्नर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अब अगला प्रश्न देख लें हम, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई। राज्य की स्थापना जनता से हुई, किस सिद्धांत के अनुसार। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई। विकल्प ए है शक्ति सिद्धांत, बी दैवी सिद्धांत, सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई, ये बात कहता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया था, हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया था। वे कहते थे कि प्राकृतिक अवस्था में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और उस समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये मानता है कि राज्य की स्थापना जनता की इच्छा के कारण हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा सी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं हम। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार लोगों में सामाजिक समझौता इसलिए किया। जॉन लॉक के अनुसार लोगों ने जॉन लॉक के अनुसार जॉन लॉक के अनुसार, ये क्वेश्चन ये है, जॉन लॉक के अनुसार लोगों ने सामाजिक समझौता इसलिए किया जिससे, और विकल्प ये है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, बी गृह युद्धों का अंत हो सके, सी पोप तंत्र का दमन किया जा सके और डी चर्च की स्थापना हो सके। तो एक बात ध्यान रखनी होगी कि जॉन लॉक राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत देता है। वह क्या कहता है
कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों ने समझौता किया और समझौता करके राज्य बनाया। लेकिन उसने ये कहा कि प्राकृतिक अवस्था परेशानियों की अवस्था नहीं थी। वो कहता था प्राकृतिक अवस्था अच्छी अवस्था थी, उस समय समाज था लेकिन राज्य नहीं था, और मनुष्य के कुछ अधिकार थे। वो कहता था, जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य के 3 प्रमुख अधिकार थे प्राकृतिक अवस्था में। कौन कौन सा? एक जीवन का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, और तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, वो कहता है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के ये 3 अधिकार हैं। उसने क्या कहा? प्राकृतिक अवस्था जो है, इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के 3 अधिकार हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के 3 अधिकार हैं, और ये अधिकार जो है वो कहता है कि अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इन अधिकारों की रक्षा करने और इनके क्रियान्वयन करने की संस्थाएं उस समय नहीं है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं थी। अर्थात ना तो विधायिका थी, ना कार्यपालिका थी, ना न्यायपालिका थी, जो कि इनके संबंध में कोई कानून बना सके या इनको क्रियान्वित कर सके, और यदि कभी इनका उल्लंघन हो जाए तो उस उल्लंघन को रोक सके या जो उल्लंघन कर रहा है उसे दंड दे सके। वो कहता था कि इस समय लोग अपनी नैतिकता से, अपनी इच्छा से ही इन अधिकारों से संबंधित एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन फिर भी क्या स्थिति होती थी कि इन अधिकारों में से कुछ का कभी कभी अतिक्रमण हो जाता था, इनको पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था। ये पूरी तरह से अधिकार व्यक्ति के सुरक्षित नहीं हो पाते थे। तो जो असुविधाएं थीं, उन असुविधाओं को दूर करने और इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया और राज्य की स्थापना हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से उसने क्या कहा कि सामाजिक समझौता क्यों किया? जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। कौन से अधिकारों की रक्षा हो सके? इन्हीं तीनों अधिकारों की, जीवन की, संपत्ति की और स्वतंत्रता की। उसने कहा कि यही तीनों प्राकृतिक अधिकार हैं जो कि प्राकृतिक अवस्था से ही मनुष्य को मिले हुए हैं, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति का अधिकार। अब अगला क्वेश्चन देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न क्या है? कौन सा विचारक राज्यहीन समाज की बात करता है? कौन सा विचारक राज्यहीन समाज की बात करता है? विकल्प ए है प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, जॉन लॉक। और इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा विचारक राज्यहीन समाज की बात करता है? वो है मार्क्स। मार्क्स कहता है कि जब पूंजीवादी अवस्था चरम पर आ जाएगी तो उस समय क्रांति होगी, और क्रांति के द्वारा क्या होगा? सर्वहारा वर्ग सत्ता पर काबिज हो जाएगा, उसकी सत्ता पर पकड़ हो जाएगी, अर्थात राज्य रहेगा लेकिन उस पर आधिपत्य सर्वहारा वर्ग का होगा, और ये व्यवस्था होगी समाजवादी व्यवस्था। वो कहता है कि ये व्यवस्था होगी समाजवादी व्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद के अवशेषों को नष्ट किया जाएगा, क्योंकि क्रांति के द्वारा पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाता है। और वो कहता है, मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग राज्य पर अधिकार कर लेता है, और ये व्यवस्था होती है समाजवादी व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो व्यक्ति जितना कार्य करता है उसको उतना ही पारिश्रमिक मिलता है। उसने कहा कि ये समाजवादी व्यवस्था अगले चरण में आके साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। साम्यवादी व्यवस्था कैसी होगी? इसमें व्यक्ति उतना कार्य करेगा जितना वह कर सकता है, और उतना लेगा जितनी उसको आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि राज्य वास्तव में इतना अधिक उत्पादन करेगा। इस समाजवादी व्यवस्था में जब राज्य पर सर्वहारा वर्ग का शासन होगा तो राज्य इतना अधिक उत्पादन करेगा कि मनुष्य की लगभग सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। इसलिए वो उतना ही लेंगे जितनी उनको आवश्यकता है, और
वो उतना श्रम करेंगे जितना वो कर सकते हैं। यहाँ पर आकर फिर राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात राज्य समाप्त हो जाएगा। वो कहता है कि राज्य यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा, अर्थात साम्यवादी अवस्था में राज्य समाप्त हो जाता है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कार्ल मार्क्स कह रहा है कि इस अवस्था में आके राज्य समाप्त हो जाएगा, अर्थात राज्य विहीन समाज होगा। उसने कहा, मार्क्स ने कहा कि इस अवस्था में आके राज्य विहीन समाज होगा, वो अवस्था होगी साम्यवादी अवस्था। अब अगले प्रश्न पे विचार कर लें हम। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता बल्कि स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है? और विकल्प है ए ग्रीन, बी लॉक, सी मार्क्स और डी हॉब्स। इस प्रश्न का आप जरा उत्तर दें और कमेंट करके उत्तर दें। इसके साथ ही आप कमेंट करके ये भी लिख दें कि क्या आप इन क्लासेस को, ये जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, इसको लाइव चाहते हैं। और अगर आप कमेंट करके लिखेंगे कि आप लाइव चाहते हैं, कितने लोग इस क्लास को लाइव चाहते हैं, इसको हम देखेंगे। और अगर इस तरह के कमेंट आपके आते हैं कि आप इसको लाइव चाह रहे हैं, तो हम इस क्लास को लाइव कर देंगे। और इसका समय फिर हम 10:30 या 11:15 के आसपास रखेंगे। आप कौन से समय पर लाइव क्लास चाहते हैं, और जो लोग लाइव क्लास चाहते हैं वो कमेंट करके अवश्य लिखें, क्योंकि कुछ स्थितियां भी ऐसी हैं कि हम अगर लाइव क्लास आपको देंगे तो वह हम दिन में ही देंगे। लगभग 10:15 10:30 बजे से लेके 11:15 के आसपास हम लाइव हो जाएंगे। लेकिन ये आप की ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार हम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए आप सबका, आप सारे विद्यार्थियों का हित सर्व प्रमुख है। हमारा लक्ष्य ही है आपको सफलता की ओर ले जाना। वो किस किस तरह से जाएंगे, इसके लिए हम आपके सुझाव आमंत्रित करते हैं। आप अपने सुझाव दें कि आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को लाइव चाहते हैं तो आप लिखें, और किस समय पे चाहते हैं इसको भी अवश्य लिखें। तो इस प्रश्न का आंसर आपने कमेंट करके लिख दिया होगा, और अपनी राय को भी आप कमेंट करके लिख दें। तो ये प्रश्न क्या है? किसने कहा राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता बल्कि उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है? ये कहा था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक कहता है कि संपत्ति प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य का अधिकार था, संपत्ति रखने का अधिकार मनुष्य का अधिकार था, और वह सबसे मुख्य अधिकार था। वो कहता है कि जीवन तभी सुरक्षित हो सकता है जब उसके पास संपत्ति हो। तो वो जॉन लॉक कहता है कि इसी संपत्ति की रक्षा के लिए ही वास्तव में राज्य का निर्माण हुआ है। जो 3 अधिकार थे उनमें से एक अधिकार संपत्ति भी था, उसकी रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य ने संपत्ति को उत्पन्न नहीं किया बल्कि उसकी रक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जॉन लॉक। अब इसके बाद हम देख लें अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? और विकल्प है ए नगर, बी सरकार, सी कस्बा और डी राज्य। आप कमेंट करके अपने आंसर लिखते भी रहें, और हम बहुत ही जल्दी इस क्लास को लाइव करने का प्रयास करेंगे। और लेकिन लाइव करने का प्रयास तभी करेंगे जब आप कमेंट करके इस पे अपनी राय बताएंगे और अपना टाइम भी बताइए। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? विकल्प ए नगर, बी सरकार, सी कस्बा और डी राज्य। तो वास्तव में यूनानी नगर राज्य जो थे ये वर्तमान समय के राज्य के समान थे। राज्य के समान थे। क्यों थे? क्योंकि इनमें संप्रभुता थी। इनमें संप्रभुता थी। ये नगर राज्य संप्रभु थे, इनमें संप्रभुता थी। जैसे एथेंस था, स्पार्टा था, मकदूनिया था, ऐसे बहुत से नगर राज्य थे।
तो ये राज्य संप्रभु थे, अर्थात इनमें संप्रभुता वास कर रही है। तो वर्तमान समय में इनका क्या नाम दिखता है? राज्य दिखता है, क्योंकि राज्य में ही संप्रभुता होती है, नगर और कस्बे में संप्रभुता नहीं होती। और सरकार तो संप्रभुता को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। सरकार वास्तव में क्या होता है? राज्य की संप्रभुता को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। तो संप्रभुता कहाँ है? राज्य में। और इन नगर राज्यों में संप्रभुता थी, तो इनका आधुनिक नाम क्या होगा? राज्य। और क्यों होगा? क्योंकि ये नगर राज्य संप्रभु थे। आपसे कभी अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो नगर राज्य थे उनका आधुनिक नाम राज्य है, क्यों? क्योंकि ये नगर राज्य संप्रभु थे, इस कारण इनका आधुनिक नाम राज्य ही है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है? बंध नहीं, बंधा हुआ है। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है? या दूसरे शब्दों में यही बात दूसरे शब्दों में कैसी कही गई थी? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। ये किसने कहा है? विकल्प है ए प्लेटो, बी रूसो, सी हाब्स और डी लास्की। और जिन्होंने ये बात कही है उन्होंने ही ये भी कहा था कि इंग्लैंड की जनता केवल एक दिन स्वतंत्र महसूस करती है, जिस दिन वहां पर मतदान होता है, जिस दिन वह वोट डालती है, केवल उसी दिन वह स्वतंत्र महसूस करती है, बाकी कभी स्वतंत्र महसूस नहीं करती। ये बात भी किसने कही? उन्होंने ही कही जिन्होंने ये बात कही थी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र बंधनों में बंधा है। और ये किसका कथन है? रूसो का। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीरों से जकड़ा रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिला 8 का बी। अब अगला प्रश्न देख लें हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? किसकी मान्यता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत होता है? क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत होता है? और विकल्प दिया है ए लास्की, बी गार्नर, सी लीकाक और डी गैटेल। आपको ये पूछा गया है कि किसकी ये मान्यता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जो होता है वो जनमत होता है। और ये मान्यता किसकी है? ये है गार्नर की मान्यता। गार्नर कहता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत में ही होता है, जनमत के द्वारा ही होता है। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिकार नहीं है? सामाजिक अधिकार नहीं है, अर्थात इसमें से 3 सामाजिक अधिकार होंगे और कौन एक होगा जो सामाजिक अधिकार नहीं है, ये हमें ढूंढना है। विकल्प ए शिक्षा का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी जीवन का अधिकार और डी मत देने का अधिकार। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सामाजिक अधिकार नहीं है? वो कौन सा नहीं है? मत देने का अधिकार। ये सामाजिक अधिकार नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है। ये राजनैतिक अधिकार है। ये राजनीतिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति शासन कार्यों में भाग ले सकता है, और शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार वास्तव में क्या है? राजनीतिक अधिकार है वो। और वह किस तरह से व्यक्त होता है? वयस्क मताधिकार के द्वारा व्यक्त होता है। कोई भी व्यक्ति मत दे के अपनी सरकार को चुन सकता है। दूसरा व्यक्त होता है चुने जाने के अधिकार के साथ, अर्थात कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो इन दोनों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का शासन कार्य में भाग लेना सुनिश्चित हो जाता है। तो ये राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। और ये तीनों सामाजिक अधिकार हैं। ये तीनों सामाजिक अधिकार हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका मतलब है वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? विकल्प ए है प्लेटो, बी अरस्तु, सी हाब्स और डी मार्क्स।
आप कमेंट करके इसका उत्तर दें। और इन सब पर हमने अपने वीडियो बना दिए हैं, और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। तो उस पर आपको इन विषयों पर, पॉलिटिकल साइंस पे और संविधान पे हमने बहुत से वीडियो बना के उस पर पड़े हुए हैं, उनको आप देख लें और इस तरह के प्रश्न करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, उस पर आपको इन सारे विषयों पे वीडियो मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, और हमारे कोर्सेज के बारे में भी आपको उस पर जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर दें जरा कमेंट करके, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने इस वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सबसे पहले दिया, और इस पर विस्तृत और व्यापक चर्चा हमने अपने क्लास में कर दी है, उसको आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, यह किसने कहा? क्या स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, यह किसने कहा है? विकल्प है ए J.S. मिल, बी सीले, सी लास्की और डी जॉन लॉक। आपसे ये पूछा गया है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये किसने कहा है? और ये कहा था सीले ने। सीले का स्टेटमेंट है ये कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम होती है। अब अगले प्रश्न पे आ जाए हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? विकल्प ए है लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत, बी है बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत, सी है एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत और डी है प्रत्ययवादी संप्रभुता सिद्धांत। आपने हमारे उस वीडियो को देख लिया होगा, संप्रभुता भाग 2 में हमने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पे चर्चा की है, और जिसने नहीं देखा होगा वो उस वीडियो को देख लेगा, वो वीडियो हमारे YouTube पे पड़ा हुआ है। ऑस्टिन क्या कहता था संप्रभुता के बारे में? वो कहता था कि अगर कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो कि किसी अन्य के आदेशों के पालन का अभ्यस्त नहीं है, समाज के अधिकांश लोगों से या अधिकांश वर्गों से अपने आदेशों का पालन करा लेता है, तो वह उच्च सत्ताधारी, प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु होगा, और वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक समाज होगा। तो वहां उसने संप्रभुता कहां केंद्रित कर दी है? उस व्यक्ति में जो कि उच्च सत्ताधारी है और किसी के आदेशों का पालन नहीं करता और दूसरों से अपने आदेशों का पालन करा लेता है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि ऑस्टिन संप्रभु किसे मान रहा है? एक निश्चित व्यक्ति को मान रहा है जो कि स्वयं किसी के आदेश का पालन नहीं करता, लेकिन समाज के अधिकांश लोगों से या लगभग सभी लोगों से अपने आदेशों का पालन करा लेता है, तो वह व्यक्ति संप्रभु है। अर्थात संप्रभु के संदर्भ में उसका सिद्धांत कैसा है? एकलवादी है, एक व्यक्ति में केंद्रित है। संप्रभुता एक व्यक्ति में केंद्रित है, एकलवादी सिद्धांत है उसका। वो कहता है कि वह व्यक्ति संप्रभु है जो कि दूसरों से अपने आदेश का पालन करा ले रहा है, लेकिन खुद किसी के आदेश का पालन नहीं करता। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? एकलवादी सिद्धांत। अब आ जाइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14 होगा। इस प्रश्न को पढ़ें जरा। संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? विकल्प है ए ग्रीक, बी रोमन, सी लैटिन और डी मंदारिन। मंदारिन मतलब जो चीन में बोली जाती है, उस भाषा का नाम है मंदारिन। तो इसको हम समझ लें जरा कि संप्रभुता शब्द का में किस भाषा का योगदान है। वास्तव में संप्रभुता शब्द जो है, संप्रभुता, इसको नीचे करें जरा। संप्रभुता शब्द जो है, संप्रभुता, ये संप्रभुता शब्द की अंग्रेजी क्या है? सॉवरेंटी। सॉवरेंटी, और सॉवरेंटी जो है, सॉवरेंटी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। ये दो लैटिन शब्दों से
मिलके बना है। दो लैटिन शब्द, दो लैटिन शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन लैटिन शब्द, कौन कौन लैटिन शब्द हैं इनको देख लें हम। एक है सुपर और दूसरा है एनस, दूसरा है एनस। दो लैटिन शब्दों से मिला है। सॉवरेंटी जो है ये दो लैटिन शब्दों से मिलके बना है। कौन सा, एक सुपर और दूसरा एनस। सुपर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च, इसका अर्थ है सर्वोच्च। और एनस का अर्थ क्या होता है, सत्ता। अर्थात दोनों मिलकर क्या बताते हैं, सॉवरेंटी मतलब सर्वोच्च सत्ता। अर्थात संप्रभुता या सॉवरेंटी शब्द जो है इसमें किस भाषा का योगदान है, लैटिन भाषा का योगदान है, इसमें लैटिन भाषा का योगदान है। और इस पे भी हमने वीडियो बनाया है, आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो उसको देख लें। इस पे हमने कुछ विस्तार से चर्चा की है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से संप्रभुता में लैटिन भाषा शब्द का योगदान है। आपसे यही पूछा गया है, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखें। जो विचारक राज्य को संघों का संघ कहते हैं, जो विचारक राज्य को संघों का संघ कहते हैं, उन्हें कहा जाता है ए समाजवादी, बी संघवादी, सी बहुलवादी और डी अराजकतावादी। जो विचारक राज्य को ऐसा संघ मानते हैं जिसमें अन्य संघों का भी महत्व समान है, उन्हें क्या कहा जाता है, बहुलवादी। बहुलवादी विचारक राज्य को कहते हैं ये संघों का संघ है, इसमें बहुत से संघ अस्तित्व में हैं, उनमें से एक राज्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी बहुलवादी। अब अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। किसने कहा कि संप्रभुता ईश्वरीय कानूनों से सीमित होती है? किसने कहा है कि संप्रभुता ईश्वरीय कानूनों से सीमित होती है? और विकल्प ए है बोंदा, बी लॉक, सी हाब्स और डी रूसो। और सबसे पहले तो ये जान लें कि संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? किसने संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? बोंदा ने। और बोंदा ही इस बात को कहता है कि संप्रभुता ईश्वरीय कानूनों से सीमित होती है। यही बोंदा कहता है कि ये संप्रभुता जो है वो ईश्वरीय कानूनों से सीमित होती है और बाकी अन्य किसी भी तरह की इस पे मर्यादा नहीं होती, केवल ईश्वरीय कानूनों की मर्यादा इस पे होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए बोंदा। अब अगले प्रश्न को देखें हम। प्रश्न है लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 और इसका आंसर देने का आप प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 17 है लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ क्या है? विकल्प ए राज्य प्रमुख का पद लोक नियंत्रक नहीं हो सकता, बी लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, सी राजा सभी राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप सब लोग को करना है, जितने लोग इसको देख रहे हैं उनको करना है कि लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ क्या है, क्योंकि इस पे हमने चर्चा की है, हमने अपनी कई क्लासेस में चर्चा की है, कई वीडियो हमारे इस तरह के पड़े हैं। जैसे कि हमने संप्रभुता पे जो वीडियो बनाया है उसमें भी इसकी चर्चा की है। उसके अलावा हमने प्रस्तावना पे जो वीडियो बनाया है उस पे भी इसकी चर्चा की है, क्योंकि भारत में लोकप्रिय संप्रभुता ही पाई जाती है। और लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि जहां पर सत्ता का स्रोत जनता हो, अर्थात सत्ता जनता में वास कर रही हो, अर्थात लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत हों। वास्तव में स्थिति क्या होती है? विधिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु की स्थिति क्या होती है? विधिक संप्रभु वो होता है कि जो कानून बनाता है और कानून को क्रियान्वित करता है, और राजनीतिक संप्रभु क्या होता है? जो इस विधिक संप्रभु पे नियंत्रण रखता है। तो वास्तव में भारत जैसे देश में विधिक संप्रभु कौन है? संसद है और कार्यपालिका है, और राजनीतिक संप्रभु कौन है? जनता है। तो इस तरह से विधिक संप्रभु का और विधिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता दोनों का स्रोत कौन से हैं? लोग हैं। यही लोग हैं जो राजनीतिक रूप से संप्रभु हैं और वे इस विधिक संप्रभु को सत्ता देते हैं कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? लोग
राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, अर्थात सत्ता जनता में वास करती है, लोगों में वास करती है और भारत में यही संप्रभुता पाई जाती है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर बी। अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न नंबर 18। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, आप इनको एक बार दो बार पढ़ लें और फिर ये आपसे गलत नहीं होते। इसीलिए ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के बाद हम ऐसे प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल अपने को आसान पाएंगे, बहुत ही हमें आसानी लगेगी ऐसे प्रश्नों को हल करने में, और हम इसमें पूरी तरह से सक्षम होंगे। हम इनको बहुत आसानी से फिर हल कर लेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही आसान तरह के प्रश्न होते हैं। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये किसका कथन है? विकल्प ये है लॉक का, रूसो का, ऑस्टिन का, गार्नर का। और अभी हमने आपको ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत बताया। क्या बताया था? कि एक व्यक्ति जो उच्च सत्ताधारी है और जो किसी के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है और उसके आदेशों का सब पालन कर रहे हैं, अर्थात उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं, मतलब कानून का पालन कर रहे हैं, क्योंकि लोग कानून का पालन करते हैं और उसी संप्रभु के आदेश ही वास्तव में कानून है, उन्हीं का लोग पालन करते हैं। तो इसने ये कथन किसका है? ऑस्टिन का। कानून संप्रभु की आज्ञा है, जो वो कहेगा, क्योंकि वो सबसे अपनी बात मनवा लेगा, तो जो वो कहेगा, जो वो चाहेगा वही कानून होगा, उसी का आदेश, उसी की आज्ञा ही कानून होगा, ये ऑस्टिन कहता है अपने संप्रभुता सिद्धांत में। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया। अब अगला प्रश्न देखें। किसने कहा कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? किसने कहा कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? और यह प्रश्न वास्तव में इस समय बड़ा प्रासंगिक टाइप का दिख रहा है। ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जा रहे हैं कि किसने कहा कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? विकल्प ए स्टालिन, बी लेनिन, सी माओ से तुंग और डी किसी ने नहीं। ये कथन था माओ से तुंग का। माओ से तुंग कहते थे कि शक्ति या सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, वह जबरदस्ती प्राप्त की जाती है, ये कहते थे माओ से तुंग। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 20। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, शासन प्रणालियां दो तरह से विभाजित कर लेते हैं, अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये चार विकल्प दिए हैं, इनको हमें देखना है और इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प ए राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। संसदीय अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और विधायिका दोनों अलग अलग होते हैं, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहां भी राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और राष्ट्रपति तो स्वयं विधायिका का एक अंग होते हैं, संसद का एक अंग होते हैं। बी राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। सी मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो संसदीय शासन प्रणाली में होता है भाई, ये संसदीय शासन प्रणाली में होता है। यहाँ पूछा जा रहा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, तो इसलिए ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो होता है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। और डी क्या है? मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता है। ये तो कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि अध्यक्षीय में तो ऐसा होता ही नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में भी दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी तो नहीं होता है, सीधे सीधे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। तो ये इसमें सही क्या होता है? ये रहता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जनता उसको सीधे निर्वाचित करती है, सीधे चुनती है, तो उसका उत्तरदायित्व जनता के प्रति बन जाता है, भले ही
ही संविधान में ऐसा प्रावधान ना हो, संवैधानिक व्यवस्था ऐसी ना हो, लेकिन चूंकि जनता उसको सीधे चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, इसलिए उसका उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति बन जाता है। और ये व्यवस्था कहाँ पे होती है? निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व तो मंत्रिमंडल का ये होती है संसदीय शासन प्रणाली में, जैसे कि भारत में है। और ये व्यवस्था कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है और कुछ अन्य देशों में है, यूएसए और कुछ अन्य देशों में है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जहां पे राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। तो अब अगले प्रश्न को हम देखें। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए आप इसे। किसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है? और विकल्प ए है प्लेटो, बी अरस्तु, सी सिसरो, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो हम बाद में दें, पहले हम ये समझ लें संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या होता है। संविधान क्या होता है और संविधानवाद क्या होता है? संविधान और संविधानवाद, संविधान वास्तव में क्या होता है, एक लाइन में समझें तो नियमों कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की जनता शासित होती है, ये कहलाता है संविधान, लिखित हो या अलिखित हो। संविधान क्या होता है? नियमों कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की जनता शासित होती है, वो कहलाता है संविधान। और संविधानवाद क्या होता है? इसी संविधान में जो मूल्य हैं, जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उन्हीं मूल्यों, लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना कहलाता है संविधानवाद। अर्थात संविधान के अनुसार शासन होना या विधि सम्मत शासन होना, ये कहलाता है संविधानवाद। विधि सम्मत शासन होना, विधि का शासन होना या संविधान का शासन होना, ये कहलाता है संविधानवाद। आप समझ गए होंगे, संविधान मतलब नियमों कानूनों का एक संग्रह जिससे किसी देश की जनता शासित होती है, और संविधानवाद क्या है? उसी संविधान की मूल भावना के अनुरूप कार्य होना संविधानवाद है। अर्थात विधि का शासन होना, कानून का शासन होना कहलाता है संविधानवाद। और इस संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु विधि के शासन की बात करता है, कानून के शासन की बात करता है, विधि आधारित शासन की बात करता है, इसीलिए इसे अरस्तु को संविधान का वाद का जनक कहा जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है, कथन और कारण क्या बन जाएगा? कि अरस्तु विधि के शासन या विधि सम्मत शासन का समर्थक है, इसीलिए उसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है। तो आइए फिर अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी? निम्नलिखित में से किस स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी? नंबर 1, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें। नंबर 2, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए। और सही विकल्प का चयन करिए। केवल एक में उल्लेखित स्थिति में, अर्थात जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दें तब। बी है केवल 2 में उल्लेखित स्थिति में, इसका मतलब है यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तब। और सी क्या है? 1 और दोनों में से किसी भी स्थिति में, अर्थात प्रधानमंत्री त्यागपत्र दें या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। और डी क्या है? ना 1 की स्थिति में ना ही 2 की स्थिति में, अर्थात प्राइम मिनिस्टर अगर त्यागपत्र दे दें तो भी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, और प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो भी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, अर्थात किन स्थितियों में मंत्रिपरिषद भंग होगी, इसमें या दोनों में या दोनों में से किसी में नहीं। तो वास्तव में क्या होता है कि प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही मंत्रिपरिषद का अस्तित्व होता है। अगर प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं है, उन्होंने पद त्याग दिया या उनकी मृत्यु हो गई या उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया दिया गया, तो उस स्थिति में केवल प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं होता, उनके साथ संपूर्ण मंत्रिपरिषद का पद रिक्त हो जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। वास्तव में प्रधानमंत्री उस मंत्री मंडल रूपी वो सौर मंडल जो होता है उसका सूर्य है। अगर सूर्य का अस्तित्व नहीं है तो बाकी ग्रह
और अन्य पिंडों का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं है तो कोई भी मंत्री का पद का कोई अर्थ ही नहीं बचता है। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र दें तो भी मंत्रिपरिषद भंग होती है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो भी मंत्रिपरिषद भंग होती है। अर्थात इन दोनों स्थितियों में मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प सी। 1 और 2 दोनों में से किसी भी स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तो अब अगला प्रश्न देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? और विकल्प ए है भारत, विकल्प बी है अमेरिका, विकल्प सी है उपर्युक्त दोनों, और विकल्प डी है दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। भारत में शक्तियों का वितरण किया गया है और 3 सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी 3 सूचियां बनाई गई हैं भारत में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां भारत में बनाई गई और इनके अलावा जो कुछ बचा उसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट शक्तियां। जो बच गया उसे कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। और संविधान के अनुच्छेद 248 में प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। अर्थात भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। और अमेरिका की स्थिति क्या है? अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। और वास्तव में एक बात और समझ लें यहीं पे, अमेरिका में इस तरह की सूची नहीं है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस तरह की सूची नहीं है। अमेरिका में केवल एक सूची है, संघ सूची। वहां पर केवल एक ही सूची है, संघ सूची। संघ सूची में जो विषय उल्लेखित हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, और इसके बाद जो कुछ बचा इसे कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। वहां पे राज्य सूची की जरूरत ही नहीं है, वहां पे केवल एक सूची बना दी गई, संघ सूची। और उस संघ सूची के विषयों के अलावा जो कुछ बचा सबको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। वो राज्य के पास आ जाती हैं। ना तो वहां राज्य सूची बनती है, ना समवर्ती सूची बनती है। वो केवल एक संघ सूची उन्होंने बनाई और जो कुछ बचा उसको अवशिष्ट शक्तियां माना, वो राज्यों को दे दिया गया। तो इस तरह से जो प्रश्न है उसका उत्तर तो आपको ये मिलेगा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं भारत में। लेकिन दूसरा इसके साथ प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका में किस तरह की व्यवस्था है, वहां ये सूची बनी है कि नहीं, समवर्ती सूची है कि नहीं? तो नहीं, वहां समवर्ती सूची नहीं है, वहां केवल संघ सूची है बस, और कोई सूची नहीं है। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 24 नंबर, किस प्रकार की सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है? किस प्रकार की सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है? और विकल्प है कुलीन तंत्रात्मक, बी संसदीय, सी राजशाही और डी तानाशाही। इसका उत्तर आपके लिए बहुत आसान है। उत्तरदायी सरकार कौन सी होती है? ये होती है संसदीय। और संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद जनता के चुने हुए सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता रहता है। कहाँ पे? जनता के चुने हुए सदन के प्रति। अगर जनता का चुना हुआ सदन, जिसका नाम भारत में लोकसभा है, वह इस सरकार में मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त कर दे तो उस सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो वास्तव में उत्तरदायी शासन होता है संसदीय शासन। अब एक और प्रश्न, और वह अंतिम प्रश्न होगा आज का। प्रश्न क्या है? राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है प्लेटो, बी अरस्तु, सी मैकियावेली, डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है। और प्लेटो को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दर्शन का जनक।
और ये आधुनिक राजनीति शास्त्र के जनक है। लेकिन राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु, ये आधुनिक राजनीति शास्त्र के। और प्लेटो कौन है? राजनीतिक दर्शन के जनक हैं। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु का अध्ययन वैज्ञानिक है और अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया है, इसीलिए उसे राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से ये आज के 25 प्रश्न हो गए और 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हमें करना है और इस तरह के प्रैक्टिस सेट में हम हर सेट में 25 प्रश्न हल करेंगे और इनके द्वारा हम अपनी परीक्षा की तैयारी को धार देंगे और उसे बहुत ही मजबूत करेंगे। तो ये 25 प्रश्नों का अगला सेट लेके हम आपसे फिर मिलेंगे और तब तक आप कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको क्या ये प्रैक्टिस सेट लाइव चाहिए। तो लाइव के लिए आप अपना कमेंट कर दें। आप अपने टाइम पे भी कमेंट कर सकते हैं कि किस समय पे चाहिए आपको। वैसे हम आपको ये बता सकते हैं कि 10:15 बजे से लेके 11:15 के आसपास तक लाइव हम हो सकते हैं, इस क्लास को रख सकते हैं। और आपको इस राजनीति शास्त्र पे जो बहुत से टॉपिक हैं उन सब पे हमने वीडियो बना दिए हैं, उनको आप हमारे YouTube चैनल पे और हमारे ऐप पे देख सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करके राजनीति विज्ञान पे और अन्य विषयों पे TGT, PGT और LT के लिए जो बैच चलाए जा रहे हैं, जो कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करके उसको परचेज करके अपनी परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।